हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि लोगों के बोलचाल और पहनावा ओढ़ावा से हम किसी का संस्कृति को मतलब किसी की भी संस्कृति को हम लोग समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इस अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसे कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एक लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में, ये देखिए ये है अभिलेख, ठीक है, अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेरो लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। यानी एवरीवन, मलयालम की जितनी भी भाषा थी, वो जितनी भी कृतियाँ थी उसकी साहित्यिक जो भी थी, तो वो 12वीं शताब्दी बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी की एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक में मणि परवालम शैली में लिखा गया था। मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग शासक और धार्मिक परंपरा, ये ठीक है, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का संप्रदाय करते हैं दुनिया का मौलिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और एवरीवन, ये ना एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किन्होंने बनवाया था, तो और कब बना था, तो 12वीं शताब्दी में किसने, गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी, कितने, गंग वंश के, ठीक है, जो राजा जिनका नाम था अंतवर्मन ने जगन्नाथ के एक मंदिर बनवाया, निश्चय किया, मतलब उन्होंने निश्चय किया था, अभी बनाया नहीं था, निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा
अनंग भीम तीर्थ ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और समय को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जो है इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं से घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। अगला लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीर के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। मतलब ये प्रशिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग होते थे जो चरण भाटों द्वारा गाए जाते थे। वो एक तरह से आपका प्रशिक्षित यानी पढ़े लिखे हुए इंसान थे। ठीक है, उनका व्यक्तित्व यानी क्षेत्रीय चरण भाट। यह काव्य एक गीत, यह विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य के गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम और शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं गृह चित्रित किया गया है कि स्त्री अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब आगे पढ़ेंगे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्षेत्रीय सीमांत यानी क्षेत्रीय जैसे जगह में कथक और नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में यह सच है। आइए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है और एवरीवन कथक का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ओके एवरीवन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नृत्य शैली, कथक शब्द कथा से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृति तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिर में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली के रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला भी कहा जाता था।
रासलीला के लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित की और वो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं में अर्थात घरानों में फला फूला और राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला रूप में उभरा और 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के और तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। एवरीवन और एवरीवन फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं और सेकंड पार्ट कल आपकी आ जाएगी। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।